हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर किस तरीके से ख़त्म हो सकती है, या फॉर दैट मैटर कोई भी वॉर। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे क्यों शुरू होती है और कब ख़त्म होती है। तो इसके बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी होली पे हमारा डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप वीरो33 कोड यूज़ करके डिस्काउंट 33% हासिल कर सकते हैं। वैलिड है 21 मार्च तक ही। चलिए अब ये डिस्कशन शुरू करेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, वैसे तो कोई भी डेफिनेटिव आंसर्स हम लोग नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हम एकेडमिक रिसर्च का सहारा लेंगे जो लड़ाइयों पे, युद्ध पे होता है। इनसाइट्स वहाँ से लेंगे कि किन हालातों में ये वॉर ख़त्म हो सकती है और आने वाले समय में अभी क्या क्या होना और बाकी है। क्योंकि आज आप ऑलमोस्ट लगा दीजिए 21 to 22 डेज़ हो चुके हैं ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया यूक्रेन का, ये चलते हुए। और कुछ ही दिनों में हमने देखा रशिया ने यूक्रेन में कितना एस्केलेशन किया, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। और साथ में देखो, यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमको समझ भी नहीं आ रहा, देखने थे जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है, राइट। क्यों ऐसा है? क्योंकि रशिया, वैसे तो आप देखेंगे बहुत माइटी फोर्स है, रशिया की आर्मी का, मिलिट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है यूक्रेन के साथ, लेकिन जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। अब यहाँ पे डेफिनेटिव आंसर्स, जैसे मैं अगेन आपको बता दूं, हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम एनालिसिस करने की कोशिश ही करेंगे कि रिसर्च क्या सजेस्ट करती है। रिसर्च यही सजेस्ट करती है कि जो वॉर का रास्ता है, युद्ध का रास्ता है, ये एक बार्गेनिंग गेम की तरह है। गेम की तरह मतलब कैसे? देखिए, देश जो हैं, पहली बात आप समझिए कि वो लड़ते क्यों हैं, किन इश्यूज़ पे लड़ते हैं। टेरिटरी को लेके लड़ेंगे, जगह का कोई डिस्प्यूट होगा, रिसोर्सेज जो हैं पेट्रियाटिज्म के, उनको लेके लड़ाई करेंगे, या फिर गवर्नेंस के स्टाइल को लेकर कोई युद्ध होगा। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी इशू आ जाए तो दो देश आपस में लड़ने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि लड़ाई हर देश को बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे किसी जान माल डेवलपमेंट के मामले में हो, दोनों को बराबर भारी पड़ती है। अब यहाँ पे दो देश यही कोशिश करते हैं कि हम अपने डिसएग्रीमेंट्स जो हैं उनको टेबल पे बैठ के शांति से, पीसफुली उनको हम सॉल्व करें। आइडियली अगर आप देखेंगे, दो साइड्स जो हैं वो रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ लेके चलती हैं कि हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम एक युद्ध जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन कई बार ये पीसफुल डिस्कशंस नहीं हो पाती, तो युद्ध हो जाता है, जिस तरीके से हमने फिलहाल रशिया और यूक्रेन में देखा। आप कह सकते हैं, अगर हम बात करें कि युद्ध के कारण क्या हैं, वॉर के कारण क्या हैं, तो जो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई, या अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे फिर से, ये किसी एक कारण की वजह से युद्ध हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो जो स्टेट्स हैं, शायद उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कितना प्रोबेबिलिटी है उनका वॉर जीतने का, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है उनको नहीं पता। सब अपने आप को शायद ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस केस में रशिया ने अपने आप को, ऐसे लगता है, ओवर एस्टिमेट किया। उसको लगा कि हम तो यूक्रेन को बस 1 हफ्ते में ही डरा के यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब अपनी एबिलिटीज़ के बारे में उनको नहीं पता होता कि जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। दूसरा, दोनों साइड्स जो हैं, अगर उनके बीच में जो अग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे इस स्लाइड में, कि पहले तो पीसफुली हर कोई सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों साइड्स को एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, कौन सा अग्रीमेंट था आपका? मिन्स्क अग्रीमेंट था। तो दोनों, ये मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, आप डिटेल में देख सकते हैं। मिन्स्क अग्रीमेंट में दोनों देशों ने जो भी समझौते किए, दोनों उसको अलग अलग तरीके से समझ रहे थे, राइट। दोनों के लिए उस अग्रीमेंट का मतलब अलग था और एक दूसरे पे विश्वास भी नहीं था, इसलिए भी युद्ध हो जाता है, दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न ये है कि जो भी कंटेंशियस इशू है, जिस भी चीज़ पे लड़ाई है, वो सॉल्व नहीं कर पाते, टेबल पे सॉल्व नहीं कर पाते, चाहे वो एथनिक, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल टेंशन्स हो, कुछ भी हो। तो उस वजह से ये 3 मेजर रीजंस रहते हैं कि आपका जो वॉर है वो हो जाता है। अब इस अप्रोच के साथ आप बताइए, वॉर ख़त्म कब होगी? तभी ख़त्म होगी जब आपकी
प्रॉब्लम ख़त्म होगी। जिस प्रॉब्लम की वजह से लड़ाई हुई है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, तभी जो युद्ध है वो रिज़ॉल्व हो पाएगा, बैटलफील्ड पे लड़ाई ख़त्म होगी। और तब तक कब तक चलेगी, अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कि कब तक ये लड़ाई चलेगी। अब यूक्रेन के केस में आप देखो, यहाँ पे दोनों ही साइड्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको लगता नहीं थी कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सक्सेस की क्या है। अब जो सक्सेस, जीतेगा कौन कोई वॉर, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके दो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। एक कि लड़ने की क्षमता, कि कब तक कोई लड़ सकता है। देखिए, लड़ाई आपकी इमोशन से नहीं होती, ऑल दो विलिंगनेस की ज़रूरत है, लेकिन यू नीड वेपन्स, आपके वेपन्स, एम्यूनेशन, आपको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तो आपकी एबिलिटी टू फाइट पे भी है, और दूसरा विलिंगनेस की भी उतना रोल है कि कोई कितना तैयार है कॉस्ट सफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे कॉस्ट जान की भी है, कितनी बैटलफील्ड पे आपके नुकसान हो रहे हैं, और दूसरा आपके इकोनॉमिक कॉस्ट्स भी हैं। तो दो चीज़ें हैं, कब तक कोई लड़ सकता है और कब तक उसकी क्षमता है कि वो जो सफ़र कर सकता है, जो भी उस युद्ध का कॉस्ट उसको पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम आर्मी स्ट्रेंथ की बात करें, तो हम सबको पता है कि रशिया की आर्मी बहुत वे फॉर सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर है यूक्रेन से। अगर हम वेपन्स के बारे में बात करें, कितने उनके पास आर्मी में कितने लोग हैं, पर्सनल कितने हैं, तो रशिया की आर्मी, आई होप मैंने यूक्रेन नहीं बोला, रशिया की जो आर्मी है वो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब लड़ाई शुरू हुई, तो रशिया ने यह अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यूक्रेन कब तक रेजिस्टेंस शो कर पाएगा। तो यहाँ पे यूक्रेन के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा विलिंगनेस दिखाई है, जितनी किसी ने सोची भी नहीं थी, एंटिसिपेट भी नहीं की थी, वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रशिया ने कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट कर दिया। मिसकैलकुलेट क्या कर दिया? विलिंगनेस यूक्रेन के लोगों की, कि वो किस एक्सटेंट तक लड़ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आगे प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं बताऊँ कि यहाँ पे आप इम्बैलेंस देख सकते हैं ना, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके, कि रशिया के पास कितना है, यूक्रेन के पास कितना है। यू विल सी कि रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, दैट इज़ वे फार सुपीरियर, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि इन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया था विलिंगनेस यूक्रेनियन लोगों की। अब प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन किस तरीके से दिखाए कि हमारा कितना विलिंगनेस है कॉस्ट बियर करने का। कॉस्ट का मतलब आप यहाँ पे समझिए फाइनेंशियल, और जो लोगों की जान जा रही है, जो बिल्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, सिविलियन बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हर चीज़ आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होती है। और रशिया मिसट्रस्ट कर सकता है कोई भी इस तरह के अटेम्प्ट अगर यूक्रेन करेगा। वो अपना फेवरेबल अग्रीमेंट, मतलब पीस टॉक में दोनों चाहेंगे कि रशिया, यूक्रेन चाहेगा हम कम से कम बातें रशिया की माने, और रशिया चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें अपनी मनवाएं। एक फेवरेबल अग्रीमेंट उसी केस में हो पाएगा, बट लेट्स सी कि क्या होगा। तो ये जो दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये यही सजेस्ट करते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में पीस टॉक्स, अब आपको मालूम होगा कि पीस टॉक्स, आज का अपडेट ये है कि पीस टॉक्स इनकी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कीव पे गोलाबारी जो है वो रशिया कर ही रहा है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम दिक्कत जो है वो आएगी, और टाइम भी लग सकता है। तो इस तरह के युद्ध कई बार, अगर टेबल पे समझौता अभी भी नहीं होता, तो ये युद्ध शायद तब तक चलता रहेगा जब तक एक साइड हार नहीं मान लेती। क्योंकि ऑब्वियसली रशिया को भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। रशिया को किस तरीके का नुकसान हो रहा है? उसको इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है यहाँ पे। अब वॉर्स, किसी भी तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया पे रशियाज वेल्दी इलीट स्पीक आउट अगेंस्ट पुतिन इन्वेजन, रशिया ओलिगार्क्स मेगा रिच मैन फेसिंग ग्लोबल सैंक्शंस। यहाँ पे मैं ओलिगार्क्स पे भी आती हूँ। ओलिगार्क्स क्या होते हैं? बेसिकली ओलिगार्क वर्ड का मतलब होता है रूल ऑफ फ्यू, कुछ लोग जब रूल करते हैं। तो रशियन ओलिगार्क्स कौन से हैं? जिन्होंने, जब रशिया प्राइवेटाइज हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा उस वक्त बनाया। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा पुतिन जो है वो सुनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी वॉर,
कोई भी देश जब युद्ध करता है, जैसे रशिया कर रहा है, तो उसको सपोर्ट चाहिए, अपने घर पे सपोर्ट चाहिए, अपने लोगों की सपोर्ट चाहिए, राइट। अब डिपेंड नहीं करता कि उस कंट्री का गवर्नमेंट स्टाइल क्या है, लीडर किस पे डिपेंड करता है, यूजुअली उसको अपने लोगों का या जो कोलिशन है या जो पावर में लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पुतिन को किन लोगों का सपोर्ट है। पुतिन लोगों पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनके देश के लोगों के पे डिपेंड नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, ये जो आपको मैंने बताया ओलिगार्क्स जो हैं, ओलिगार्क्स का मतलब बताया, जो रिच मैन है इन पे डिपेंड करते हैं, ये उनको सपोर्ट करते रहे। जो रशियन माफिया है, इस माफिया के साथ साथ वो अपनी मिलिट्री पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, राइट। तो पुतिन को, क्योंकि यही लोग, जो रशिया है, रशिया के जो इलीट लोग हैं, इसी पे उसकी इकॉनमी चल रही है, तो वो ओलिगार्क्स के इंटरेस्ट को जो है वो कैटर करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखें वेस्ट की तरफ से बहुत सारी सैंक्शंस लग रही हैं रशिया पे। इस सैंक्शन से रशिया का बहुत इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। अब अगर उनके ओलिगार्क्स ने सपोर्ट करना बंद कर दिया और पुतिन को कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें ये वॉर जो है ये रोकनी पड़ेगी, तो पुतिन हो सकता है इमीडिएटली उसके बारे में सोचें कि रोक देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका डेफिनेटली वेस्ट के सैंक्शन से नुकसान हुआ है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन्फ्लेशन रेट अभी 2015 के बाद रशिया का हाईएस्ट हो चुका है, 12.5% हाइक इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ गई है, और ये वेस्ट की सैंक्शंस की वजह से ही हो रहा है। तो अगर इस तरह का प्रेशर कोई पुतिन पे पड़ता है ओलिगार्क्स, माफिया या मिलिट्री की तरफ से, माफिया मिलिट्री का तो क्या ही पड़ेगा, ओलिगार्क्स का यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से हम देख सकते हैं, तो हो सकता है कि वो सोचें कि अब मैं नहीं आगे इसको बढ़ाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक पुतिन ने खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है इन कॉस्ट से, तो पहले आप देखेंगे कि इनका जो रशिया में एक सिलेक्टिव सिस्टम है कॉन्स्क्रिप्शन का। कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि सबको मिलिट्री में ज्वाइन करनी है, मिलिट्री की तरफ से लड़ना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्टिव सिस्टम देख सकते हो, जो पुतिन को बचाता है कि फुल कॉस्ट जो है बैटलफील्ड डेथ्स की उनको नहीं देखने पड़ रही। सेकंड क्या है कि वो अपना पूरा स्टेट मीडिया कंट्रोल करते हैं, सेंसर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास जाती है, तो पब्लिक का सपोर्ट भी है। वैसे भी वहाँ पे आप देखेंगे इलेक्शंस रिग्ड माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रशियंस उठ के अपने ही लीडर के खिलाफ बोलेंगे, तो वो भी नहीं होने वाला, इसलिए भी सपोर्ट पुतिन को बनी हुई है। और थर्ड क्या है, वहाँ पे यही जो मैंने आपको बताया, रिग्ड इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं है, कोई भी मास मोबिलाइजेशन आने वाले समय में या कोई रेवोल्यूशन जो है वो नहीं होने वाली कि हम पुतिन को हटा ही देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस तरह से जो प्रोटेक्शन है पुतिन को अपने होम फ्रंट पे वो बनी हुई है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर कोई देश दूसरे पे अटैक करता है तो उसको अपने घर से सपोर्ट होनी चाहिए, और इस तरह की सपोर्ट पुतिन जो है वो इंजॉय कर ही रहे हैं। लेकिन यही चीज़ आप यूक्रेन के लिए देखेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो वहाँ के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट दोनों चाहते थे कि हमारा यूरोप के साथ यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेशन हो जाए। तो यहाँ पे जो विलिंगनेस है जनरल पॉपुलेशन की कि वो हाई कॉस्ट, उनके लोग भी मर रहे हैं, उनको इकोनॉमिक कॉस्ट भी पड़ रही है, अपने घर छोड़ के भी जाना पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस वहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस कब तक रहेगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा, क्योंकि विद टाइम ये कॉस्ट यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यूक्रेन के बारे में बात किया कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट ये जो हैं वो पड़ रही हैं। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे यही लगता है, यहाँ पे ओके ये प्रिंट मीडिया देखते हैं थोड़ा सा, यूएन चीफ वॉन्स वॉर इज़ हर्टिंग पुअर कंट्रीज। अब देखिए ना कितना ज़ेलेंस्की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको हेल्प करने के लिए, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन तालियां बजाने से कोई मदद आपकी वॉर में नहीं होने वाली जब तक कोई मटीरियल सपोर्ट उनको नहीं मिलती। वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ एड आ रही है, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को नहीं मिल रही। तो अल्टीमेटली यही लग रहा है कि ये वॉर इतनी भी ईजिली एंड हो सकती है, बट बहुत ईजिली एंड नहीं हो सकती। शायद थोड़ा कंसिडरेबल टाइम अभी और लगेगा, क्योंकि अभी आप देखिए पीस टॉक्स जो हैं वो चल रही हैं। पीस टॉक्स में यहाँ पे टेंटेटिव प्लान इन्होंने ड्रॉ किया है। उस टेंटेटिव प्लान में क्या है कि एक तो सीज फायर होगा
जो कि अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कीव पे आज भी हमला हो रहा है। दूसरा, रशिया ने कहा कि वो अपने मिलिट्री को वहाँ से तभी हटाएगा कि यूक्रेन माने कि वो नाटो जॉइन नहीं करेगा। नाटो ना जॉइन करने के लिए टेक्निकली हम बोलते हैं कि उसका न्यूट्रल मिलिट्री स्टेटस होगा। न्यूट्रल मिलिट्री स्टेटस का क्या मतलब होता है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस को आउटसाइड यूक्रेन जॉइन नहीं करेगा, और अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उस पे जो रशिया लिमिट्स लगाएगा उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी रशिया अपने जो फोर्सेस है वो वहाँ से हटाएगा। तो इस तरह के पीस टॉक्स चल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप क्रीमिया को भी रशियन टेरिटरी जो है वो एक्नॉलेज करो, जो सेपरेटिस्ट रिपब्लिक्स इनको घोषित किया जाए, दोनेत्स्क और लुगान्स्क को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। तो इस तरह की रशिया डिमांड्स आप देखते हैं कितनी डिमांड्स यूक्रेन मानता है, तभी ये एक टेंटेटिव पीस टॉक प्लान इनका ड्रॉ यहाँ पे हुआ है। अगर ये पीस टॉक्स का कोई रिजल्ट नहीं आता तो यही है कि रशिया की मिलिट्री जो है इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग सिविलियन टारगेट्स पे करती रहेगी जब तक कि यूक्रेनियन रेजिस्टेंस खत्म नहीं होता, बैटलफील्ड कैजुअलिटीज़ उनकी और नहीं बढ़ती, डोमेस्टिक इकोनॉमिक वॉज यानी उनकी इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट और इंक्रीज नहीं होती, तब तक रशिया करता रहेगा। सो इट विल डिपेंड अपॉन यूक्रेन कब हार मानता है। तो अल्टीमेटली अभी बहुत सारे हॉरर्स इस वॉर के अनफोल्ड होने को बाकी हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही है, बट कोई भी मटेरियल सपोर्ट यूक्रेन को यहाँ पे नहीं मिल रही। तो यूक्रेन क्या चाहता है? जैसे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, अब वो चाहते हैं कि हम शांति के साथ रहें, लेकिन शांति के साथ रशिया उनको तभी रहने देगा जब वो रशिया की बातें मानेंगे, कोई टेबल पे डील होगी। क्योंकि रशिया यूक्रेन ने क्या डिमांड किया है? सीज फायर ऑब्वियसली, और दूसरा रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन से हटाया जाए। लेकिन इसके बदले रशिया ने क्या डिमांड किया ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रशिया ऑल्दो डिनाई कर रहा है कि वो सिविलियन टारगेट्स को नहीं मार रहा, बट पिक्चर्स जो बाहर आ रही हैं उसमें दिख ही रहा है कि किस तरह से ये वॉर चल रही है। सो लेट्स सी अब पीस टॉक्स का क्या नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। तो अल्टीमेटली वही होगा कि जब तक एक साइड हार नहीं मान जाती ये युद्ध जो है वो चलता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल रहा है कि रोक दो, अब यूएस उसका मेंबर नहीं है तो रशिया पे भी उसके कोई जजमेंट्स जो हैं वो लागू नहीं होते। पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि अब फ्यूचर में हम ध्यान रखेंगे कि किसी के पास इतनी अथॉरिटी ना हो हम पे सैंक्शंस लगाने के लिए, राइट। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लॉक्स आपस में लड़ रहे हैं और वेस्ट की तरफ से बातें ज़्यादा हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। सो नाउ लेट्स सी क्या होगा। तो एकेडमिक तरीके से हमने रिसर्च पे ध्यान देके इसको डिस्कस किया कि किस केस में ये युद्ध जो है वो एंड हो सकता है। अब क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ वॉर? यूएन, लीग ऑफ नेशंस, सार्क, WHO। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आप आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन फॉर द कोर्सेज। थैंक यू सो मच।